Hello students, myself Rajesh Kumar Singh. Today I am going to discuss general characteristics of solids. Students, कहीं ना कहीं आप लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल पे आप पढ़े होते हैं। आज उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। देखिए, मैटर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैटर की मेनली स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस ये होती हैं। दो और स्टेट्स होती हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट्स और बोस-आइंस्टाइन। तो लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट ये हम लोगों ने क्लास 11 में कर लिया था कंप्लीट। और रही बात सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट हम लोग क्लास 12 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स में देखिए, सॉलिड्स क्या होते हैं, दे हैव डिफिनिट मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। शेप, साइज सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है। किसी सॉलिड की अगर हम बात करें, दे हैव डेफिनिट मास, मास क्या होता है, डिफिनिट होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी क्या होता है, वो फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। शेप एंड साइज, तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होता है। जैसे हम ये इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो बॉटल है वो सॉलिड है, तो इसका शेप भी फिक्स होगा, इस पे इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसका मास भी फिक्स है, तो इसमें हर चीज़ इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें कि सॉलिड्स दे आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड इन नेचर होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, रिजिड होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। एटम एक दूसरे से दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स आर सो स्मॉल दैट्स वाई दे कैन नॉट बी कंप्रेस। ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड्स आर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड is very small। बहुत क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया। वैसे तो और मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी इनकी प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सारी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वो पर्टिकुलर मेटल्स की होती है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया वो होता है कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनिट मास होता है, डेफिनिट शेप होता है, साइज फिक्स होता है। ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर रिजिड इन नेचर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्मॉल गैप बिटवीन द एटम्स। ओके, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स।
सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉलिड्स कितने तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। Solids can be classified into two categories. On the basis of arrangement of atoms, solids can be classified into two types: crystalline solids. ये क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं? On the basis of arrangement of atoms, ions और molecules. एटम्स कौन कौन से उसके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन जिससे वो बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन दैट मीन्स द पार्टिकल which by which solids formed, this is called constituent particles. Constituent particle means जिससे वो बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी है तो सेल से मिल करके बनी है, तो constituent particle क्या होगा हमारी बॉडी के लिए? सेल हो जाएगा। तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा होता है एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, दूसरा एमार्फस सॉलिड होगा। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? इसमें डिफरेंस आता है। पहला तो आता है कि अरेंजमेंट को लेकर के, तो इसमें जो होता है एटम्स दे आर रेगुलर अरेंजमेंट। तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, या वेल सीक्वेंस अरेंजमेंट बोल सकते हैं। एटम्स जो होते हैं वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, और इसमें क्या होता है रैंडम अरेंजमेंट होता है। रैंडम अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो होगा वो एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होगा। जैसे Na के बाद Cl माइनस ही आएगा, Cl माइनस के बाद Na प्लस, ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। ये चीज यहाँ पे क्या होगा कि प्लस प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब क्या होते हैं एमार्फस सॉलिड। इनको एमार्फस सॉलिड बोला जाता है। इसमें एटम्स का पैटर्न फिक्स नहीं होता, कोई कभी भी कहीं भी आ सकता है। एटम्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक एटम रखा तो एक वाइट हुआ, फिर ब्लैक हुआ, फिर दो वाइट हो गए, फिर एक ब्लैक हो गया, फिर एक ब्लैक एक वाइट हो गया, फिर इधर दो ब्लैक हो गए, फिर इधर एक ब्लैक एक वाइट हो गया, फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इस तरह से होता है। मतलब रैंडम अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एटम्स जो है उनका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता। और एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाई जाती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। जैसे प्लास्टिक को अगर आप मेल्ट करिए तो शुरू स्टार्टिंग से मेल्ट होना स्टार्ट होता है, लास्ट तक मेल्ट होता रहता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही प्लास्टिक मेल्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ पे क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन जैसे मान लीजिए NaCl है तो 140 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया तो वो 140 पे ही मेल्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस से वो मेल्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसे बोला जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
और इसको बोला जाता है, इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दूर दूर तक सेम होता है, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतनी बातें हमने अभी डिस्कस किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलर अरेंजमेंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलरली मैनर। यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लाइज इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये होता है ये, जबकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, जबकि इसको बोला जाता है दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड्स, या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोला गया? बिकॉज दे do not justify, they do not satisfy all the properties of solids। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो कंप्रेस भी की जा सकती है, बट सॉलिड्स के हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि ऐसे सॉलिड जिनको कंप्रेस ना किया सके दे आर कॉल्ड सॉलिड्स। बट रबर कैन बी स्ट्रेच्ड, रबर की शेप को चेंज किया जा सकता है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, उनका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, प्लास्टिक का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो फोर्स लगाने पे ये इनका मेल्टिंग पॉइंट वो शेप चेंज किया गया, इस वजह से इसको स्यूडो सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसे ग्लास इज कंसिडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज ग्लास कैन मेल्ट। देखो ग्लास को क्या होता है, इनके मटेरियल्स को हीट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके मेल्ट किया जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में जब बन गए तो फिर से फर्दर उनको क्या किया जाता है, सडनली कूल किया जाता है। सडनली कूल करने से वजह से इनमें ब्रिटलनेस आ जाती है, ग्लास में कास्टिंग करते वक्त उनको सडनली कूल किया जाता है लो टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे, इस वजह से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए जब आता है तो एक तो ये आता है कि ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, whereas amorphous solids are called isotropic in nature। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक and amorphous solids are called isotropic, isotropic in nature। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि एनिसो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन जाने पे। एनिसो प्लस ट्रॉपिक से बना है एनिसोट्रॉपिक। तो एनिसो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, तो ये डिफरेंट है। ट्रॉपिक मीन्स प्रॉपर्टीज, और आइसो प्लस ट्रॉपिक से बना है आइसोट्रॉपिक। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज। तो सेम प्रॉपर्टीज अगर मिले तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली प्रूव भी करेंगे, इसको डायग्रामेटिकली प्रूव किया जाए। देखिए कैसे। एक हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेंगे और उसमें दो डिफरेंट डायरेक्शन चूज करेंगे, दो डिफरेंट डायरेक्शन हम लोग चूज करके इसको प्रूव किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा।
जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl लिया, इस तरह से एटम्स को अरेंज किया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, इस तरह से एटम्स को हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पे Cl माइनस रखा है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस रखा, Cl माइनस। इस तरह से हमने रेगुलर अरेंजमेंट लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं तो रेगुलर अरेंजमेंट लेंगे। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन चूज करेंगे, दो डायरेक्शन। एक डायरेक्शन मान लीजिए ये हमने ले लिया AB, ये कभी डायरेक्शन हमने लिया A to B, और यहाँ पे हमने कोई एक डायरेक्शन ले लिया C to D, ये डायरेक्शन कहलाया हमने C to D, इसको C to D बोला। अब देखिए CD डायरेक्शन में Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, इस टाइप का एक टाइप का जो है मिल रहा है प्रॉपर्टीज़। Na प्लस Cl माइनस, AB डायरेक्शन चलने पर A प्लस Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है। मतलब इधर प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, इधर प्रॉपर्टी कुछ और है, और जबकि CD डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। दैट मीन्स कहने का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन लेने पे एक बार AB लिया, एक बार CD लिया, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन थे, बट प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस, प्रॉपर्टी अलग अलग। That's why this is called anisotropic in nature। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया कि डिफरेंट डायरेक्शन लेने पे हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिली, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। किस बेसिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस। तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline solids are four types on the basis of intermolecular forces. Basis of intermolecular forces. Intermolecular forces के basis पे crystalline solids are four types. First one is molecular solids. Molecular solids. Second one is ionic solids. Third one is metallic solids. And fourth one is कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकता है, जो मॉलिक्यूल से बना होगा उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स जो आयन से बना होगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, इसमें होंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे H2, I2, O2, N2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जैसे हाइड्रोजन, H2 गैस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम से मिलकर बनता है, तो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो
तो मॉलिकुलर सॉलिड ये बनाएंगे। आयंस, आयनिक सॉलिड्स आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे कैटायन और एनायंस। और मेटैलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटैलिक कैटायंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको कर्नल्स बोला जाता है। कर्नल्स किसको बोला जाता है, मेटैलिक कैटायंस को। जैसे Na+Cl-, Na+ जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेटल्स, कर्नल्स कहलाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, नॉन मेटैलिक एटम्स होंगे, नॉन मेटैलिक एटम्स। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, बोरान नॉन मेटल है, फास्फोरस, सल्फर नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटैलिक एटम्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटैलिक एटम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो तो ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, एक नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तीन तरह के होते हैं। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जिसमें पोलैरिटी होगी उनको पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स बोलेंगे। ठीक है, जिनमें पोलैरिटी पाई जाएगी उनको पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स बोला जाएगा। जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा उनको नॉन पोलर, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स कहेंगे। जैसे HCl और HCl, ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये एक तरह से क्या है कि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। वांडरवाल में ये डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बताया था कि जो वांडरवाल फोर्स है वो 5 टाइप्स के हो सकते हैं। तो उसमें एक है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक रिलेटिवली वीक फोर्स है। जैसे पोलर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, जैसे I2 और I2 के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो इसमें इंड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है आयोडीन के बीच में, तो ये नॉन पोलर आएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड जैसे HOH वाटर, और दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लीजिए HOH वाटर के बीच में, तो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये जो फोर्स होगा दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, and in the surrounding of hydrogen there must also be present hydrogen, oxygen, nitrogen. Fluorine, oxygen, nitrogen must be present in the nearest environment of hydrogen, so it is easily can form the bonding weak force between hydrogen and electronegative atom, most electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen. This is called hydrogen bonding. Okay, there are 3 types. So molecular solids में जो strong force, very weak force of attraction वर्क कर रहा है, बहुत weak force of attraction वर्क कर रहा है। ठीक है।